हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज आपको बॉटनी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ते हैं कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में, एक है खाना बनाना और एक है खाने का खर्च होना यानी कि ऑक्सीडेशन। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी, एक है फोटोसिंथेसिस, एक है रेस्पिरेशन। और इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि नेचर ने, प्रकृति ने इनके लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल डेवलप किए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट और रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट हुआ। और मजे की बात यह है बेटा जी, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन थी, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थे, तो इनके लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत थी। तो इनको बार बार एंजाइम्स न्यूक्लियस से मांगना पड़ता था अपनी जरूरत के हिसाब से। तो नेचर भाई ये गए भगवान के पास, बोले साहब बार बार हमको एंजाइम लेना पड़ता है, ऐसा कुछ सिस्टम हमारे अंदर बनाइए कि हमको जब जरूरत हो, जिस एंजाइम की जरूरत हो, हम अपना खुद ही बना लें, जितनी जरूरत होगी अपना काम हम करेंगे। तो बेटा जी नेचर ने क्या किया, भगवान ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दो ही सेल ऑर्गेनेल ऐसे थे जिनका अपना एंजाइमेटिक सिस्टम डेवलप हुआ। डीएनए बना, ये इनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए बना, आरएनए बना और पूरे सारे एंजाइम, पूरा एंजाइमेटिक सिस्टम इनका सब तैयार हो गया। आपने पढ़ा है कि दो ही सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनका अपना खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद की प्रोटीन और एंजाइम बनाने का पूरा इनका सिस्टम होता है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है। तो बच्चों, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जरा, अक्सर बच्चों से मैं एक हंसी मजाक में सवाल बच्चों से पूछ लेता हूं कि बताओ अच्छा प्लांट में फोटोसिंथेसिस कब होती है। तो बच्चे तुरंत जवाब देते हैं साहब लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो लाइट में होती है। फिर मैं उनसे पूछता हूं अच्छा बताओ कि रेस्पिरेशन कब होता है, तो तुरंत मुंह से निकलता है कि रात में होता है। ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, रेस्पिरेशन 24 आवर होगा। वो बात अलग है, कहीं पे एरोबिक, कहीं पे एनारोबिक आपको मिलेगा। तो बच्चों, पूरी फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा, बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और वो एनर्जी हमारी मैकेनिकल वर्क में काम आएगी। एक बात और आपको बताते हैं, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, जबकि रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में। केमिकल है, बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, स्टोर होगी, जब हमें जरूरत होगी तो एटीपी खर्च होगी। तो बच्चों एक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया रेस्पिरेशन के बारे में। अब देखिए जरा, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, और एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। तो देखिए जरा, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। और फूड का ऑक्सीडेशन जब होगा तो बेटा जी हम लोगों की बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है बेटा जी फैट, और एक होता है प्रोटीन। तो बच्चों जनरली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो पहले कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो फैट का, फैट खत्म हो जाएगा प्रोटीन। अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया तो फिर ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज एंजाइम का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो देखिए जरा, कार्बोहाइड्रेट और फैट का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इस ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर प्रोटीन का होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। एक पॉइंट।
फिर देखिए बेटा जी सेकेंड पॉइंट, ये दिस इज द एनर्जी यील्डिंग, दिस इज द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। चूंकि इसमें बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना है, छोटे मॉलिक्यूल बनने हैं, तो दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो CO2 और H2O रिलीज होती इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए। तो देखिए जरा बच्चों, फूड का ऑक्सीडेशन, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, ठीक है, ये सारा का सारा काम जो है वो एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जरा बच्चों, रेस्पिरेशन जो होता है वो 24 आवर्स होता है। बच्चों रेस्पिरेशन, एनिमल्स के पास रेस्पिरेशन के लिए विशेष ऑर्गन्स होते हैं, नॉस्ट्रिल है, नेसल पैसेज है, ट्रैकिया है, लंग्स है, ये सारी चीजें हैं। प्लांट के पास ऐसा कोई सेल ऑर्गन नहीं होता। प्लांट के पास इसके लिए 2 ही चीज होती हैं, एक होती है स्टोमेटा और एक होता है लेंटिसेल। इनके पास कोई विशेष ऑर्गन नहीं होते, स्टोमेटा होते हैं और लेंटिसेल होते हैं इस काम के लिए। फिर देखिए बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट के पास ऑक्सीजन की डिमांड जरा कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों ये 4-5 पॉइंट तुम्हारे हैं इस तरह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन के बारे में। और प्लांट में जो रेस्पिरेशन है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल, ठीक है ना। प्लांट में जो रेस्पिरेशन है वो स्लो होता है, स्लो इन प्लांट्स, ठीक है। तो एक बात तो हमारी ये हो गई, एक इंट्रोडक्शन हो गया रेस्पिरेशन के बारे में कि फूड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, 24 आवर्स होता है। इसके लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं होते, लेकिन स्टोमेटा, लेंटिसेल्स के द्वारा काम होता है और प्लांट्स में स्लो होता है। और ऑक्सीजन की डिमांड भी प्लांट के पास कम होती है, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट रहती है। अब देखिए बेटा जी, रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 प्रकार का है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एनारोबिक, ठीक है। अब बच्चों देखो जरा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, +O2 और -O2, ठीक है। बच्चों जो इसकी जो रिएक्शन है इस वाले रेस्पिरेशन की, देखिए जरा इसकी जो रिएक्शन है वो है C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 और 6H2O और +36 या 38 ATP। इसकी जो रिएक्शन है वो ये है बच्चों, C6H12O6 इज इक्वल टू 2CO2 + 2C2H5OH और +2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एक बात तो हमारी ये हो गई। अब देखिए बेटा जी, आपको रिएक्शन देख के ही लग रहा होगा कि इसमें ATP का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उसमें ATP का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। बच्चों इस रेस्पिरेशन में देखिए जरा CO2 रिलीज हो रही है, इस रेस्पिरेशन में भी CO2 रिलीज हो रही है, ठीक। लेकिन इस रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होगी, जरूर होगी, ठीक है ना, जरूर होगी। देखिए मैंने हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी CO2 रिलीज। अब ये आपकी देखिए सामने रिएक्शन लिखी है,
ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, CO2 रिलीज हो रही है। अगर लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा तो CO2 वहां रिलीज नहीं होती है, मे और मे नॉट बी रिलीज। यहां पे 100% आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको डिस्कस किया आपसे। तो देखिए जरा बच्चों, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसमें एनर्जी आपकी बहुत कम है। इसमें CO2 रिलीज होती है, इसमें CO2 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बेटा जी, ये कंप्लीट होता है 4 स्टेप में। 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1 स्टेप है इसका ग्लाइकोलिसिस। नंबर 2 इसका स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। नंबर 3 स्टेप है इसका क्रेब्स साइकिल। और नंबर 4 स्टेप है इसका ETS। इसमें बेटा जी ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस इसका जो दूसरा स्टेप है उसका नाम है फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन। एक बात तो हमारी ये हो गई। ठीक है, अब बच्चों देखो जरा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 4 स्टेप हैं। ग्लाइकोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, और आपका हो गया ETS। और वो जो आपका है उसमें 2 स्टेप होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और एक होता है आपका फर्मेंटेशन। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, जबकि उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, उसमें ऑर्गेनिक टूटता है एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक में। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करते हैं। देखिए जरा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा जी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो आपके 4 स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है, 4 स्टेप में। तो जो इसके 4 स्टेप हैं, इसमें आप उसको वो 2 स्टेप में है। तो आप देखिए जरा, इसमें एक स्टेप जो है आपका वो कॉमन है, वो है ग्लाइकोलिसिस। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो दोनों में कॉमन होती है। तो देखिए जरा बच्चों, जैसे ये सेल है, एक सेल हमने आपको बनाया है समझाने के लिए। इस सेल में ये न्यूक्लियस है और ये देखिए जरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6, ये देखिए जरा, इससे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। दोनों में कॉमन है, एरोबिक में भी और एनारोबिक भी। ये काम होगा साइटोप्लाज्म में। ये भी जरा आपको याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, बाकी ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पे देखिए जरा, ये ग्लाइकोलिसिस और ये फर्मेंटेशन जो है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं आपके, ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब देखिए जरा, ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुविक एसिड बना। एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये पायरुविक एसिड सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और आगे का प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल और ETS स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों, अगर कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड बना हुआ ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो फिर वहां पर एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चों, जो आपकी कुछ सेल्स ऐसी हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ फंजाई है, जहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और ये दोनों काम जो हैं आपके वो साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन जो होता है वो आपके साइटोप्लाज्म में होगा। तो मैं भी बताऊंगा आपको एनारोबिक और फर्मेंटेशन वगैरह सब चीज़ें। तो देखिए जरा बच्चों, जो बात मैं आपको बता रहा था, जैसे एक सेल मैंने बनाया, न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें जो है मान लीजिए एक दूसरी सेल बना के मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जरा, इस तरह से ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया और इससे जो है पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड से फिर इससे बनता है एसिटाल्डिहाइड, वो होता है 2CH3CHO। और बेटा जी, इसमें जो है फिर यहाँ पे CO2 रिलीज होगी और इससे फिर बनता है C2H5OH बनता है।
तो ये पहली रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन है, ये फिर डिहाइड्रोजनेशन है। ये भी हम डिटेल में अभी उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, ये सारी बातें हो गई, एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम लोग सबसे पहले अपनी बात शुरू करेंगे ग्लाइकोलिसिस से, फिर ये पूरे स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे, तब डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो स्टेप है बच्चों, वो है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होना है। तो देखिए जरा, ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और ग्लाइकोलिसिस में 2 हेडिंग है बेटा जी, आपको पढ़नी है। नंबर 1 है इसमें फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर, और नंबर 2 है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप है इसका ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है बच्चों, जो पहला स्टेप है इसका, पहला फेज जो है उसका नाम है फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें जो है बच्चों सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है ग्लूकोज प्लस एटीपी, फर्स्ट रिएक्शन। इस पे जरा गौर करिएगा, एटीपी, ग्लूकोज प्लस एटीपी, इससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जहां पर भी एटीपी बन रहा हो या खर्च हो रहा हो, ठीक है ना, एडीपी यहां आएगा, जहां पे एटीपी बन रहा हो या खर्च हो रहा हो वहां पे काइनेस का एंजाइम, काइनेस का नाम जरूर आएगा। इस जगह पर एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। बच्चों ग्लूकोज के छठे कार्बन से फास्फोरिक एसिड आके जुड़ गया, एक फास्फोरिक एसिड, यहाँ 3 फास्फोरिक एसिड थे, वहां देखिए 2 बचे, एक फास्फोरिक एसिड निकल के आया, ग्लूकोज के छठे कार्बन से आके जुड़ा, तो नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए जरा बच्चों, और इसमें जो है बेटा जी Mg+2 का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर देखिए जरा बच्चों, ये जो तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटरचेंज होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटरचेंज होता है। देखिए जरा, इसका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस एंजाइम यहां पर ये चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बच्चों ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, तो यहां पे एंजाइम का नाम होता है फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज। इस जगह पर एंजाइम का नाम होगा फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज। फिर देखिए बेटा जी, इसके बाद जो है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये प्लस एटीपी। फिर गौर करिएगा जरा, ये देखिए एक एटीपी यहां आया, एक एटीपी यहां खर्च हो रहा था, एक एटीपी यहां खर्च हुआ। बच्चों ये चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज हुआ प्लस एटीपी। बच्चों यहां पर भी एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी यहां पे खर्च होता है और एडीपी में चेंज होता है, एक एटीपी यहां खर्च हुआ। बच्चों इस जगह पे जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम होगा, चूंकि मैंने आपसे बोला एटीपी चाहे बने और चाहे बिगड़े, कुछ भी हो, खर्च हो या बने, तो देखो यहां पे एंजाइम का नाम होगा फास्फोहेक्सोकाइनेस। इस जगह पे एंजाइम होगा फास्फोहेक्सोकाइनेस।
हेक्सोकाइनेस। ऊपर एंजाइम का नाम क्या था बच्चों? हेक्सोकाइनेस। यहां पे एंजाइम का नाम हो जाएगा फास्फोहेक्सोकाइनेस। और बेटा जी इसमें जो है Mg+2 का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो देखिए जरा, ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो फर्स्ट फेज आपका कंप्लीट हुआ, इसमें आपको यह देखना है कि 3 रिएक्शन है, 2 ATP आपके खर्च हो रहे हैं और एंजाइम सारे देख लीजिए। पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, दूसरा फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज है, तीसरा है फास्फोहेक्सोकाइनेज, Mg आयन इन्वॉल्वमेंट है। और ये देखिए जरा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, तो देखो जरा बच्चों इस जगह पे जरा गौर करिएगा, जो आपका ये 6 कार्बन है फ्रक्टोज, पहले कार्बन से और छठे कार्बन से दोनों से जब फॉस्फेट लग गया तो इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है ना? खाली छठे से लगा था तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों से लगा पहले से और छठे से, इसका नाम क्या हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए बेटा जी, इसके अंदर जो एक सेकेंड फेज है, ये जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए जरा, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। 6 कार्बन कंपाउंड है और इससे सबसे पहले 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जरा, जो सेकेंड फेज है बच्चों, जो सेकेंड फेज है, उस सेकेंड फेज की ये हेडिंग होगी आपकी सेकेंड फेज की, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो देखिए जरा, ये 6 कार्बन कंपाउंड है बच्चों और इससे जो है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बने। देखिए जरा, ये 3 कार्बन के इससे 2 कंपाउंड बनेंगे। एक का नाम होगा 3PGL और एक का नाम होगा 3DHAP। PGL का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, DHAP का नाम है डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट। और बच्चों इस काम में जो एंजाइम यूज होता है, उसका नाम होता है एल्डोलेस। इस काम में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है बच्चों एल्डोलेस। तो देखिए जरा, 6 कार्बन कंपाउंड था वो, इससे जो है 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बने। नाम जरा फिर से सुन लीजिएगा, आप नोट भी करते जाइएगा। 3PGL का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 3DHAP का नाम है 3-डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए जरा, इसके बाद 3PGL से बनेगा 1,3 बिस PGA। इसके बाद बनेगा इससे 3PGA से बनेगा 2PGA से बनेगा PEP और PEP से बनेगा पायरुविक एसिड। जरा गौर करिएगा, सेम सीरीज इधर भी चलेगी ऐसे ही। इससे देखिए जरा, 1,3 बिस PGA, फिर देखिए जरा 3PGA, फिर देखिए 2PGA, फिर देखिए 2PEP और आखिरी में पायरुविक एसिड। आखिरी में बना पायरुविक एसिड। अब देखिए बेटा जी, इसको जरा गौर करिएगा। यहां पे जो ये रिएक्शन है, आप देखिए मैंने रिवर्सेबल का एरो लगाया हुआ है। यहां पे 1 साइडेड है, यहां पे रिवर्सेबल का एरो है, यहां पे भी रिवर्सेबल एरो है और ये 1 साइडेड है। मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि 3PGA और पायरुविक एसिड ये स्टेबल कंपाउंड है, ये आपस में इंटरचेंज नहीं होते। ये देखिए जरा, एक इंपॉर्टेंट बात ये नजर आई आपको। बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन यहां भी चलेगी, बिल्कुल इसी तरह से, ऐसे ही। ये देखिए जरा, इस तरह से।
अब बेटा जी ये देखिए जरा, गौर करिएगा जरा, ये यहाँ पर भी ये स्टेबल कंपाउंड हो गया इस तरह से, ऐसे ये एक स्टेबल कंपाउंड हो गया। अब देखिए जरा, सबसे पहले बेटा जी जो 3PGL से 1,3,20 बना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुई। तो हाइड्रोजन रिलीज होने की वजह से इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर NAD से NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए जरा, यहाँ पर एक NAD से NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए 1,3,20 दो फास्फोरिक एसिड लगे इसके पास, 20 का मतलब दो फास्फोरिक एसिड है। एक फास्फोरिक एसिड यहां से निकल गया, पहले नंबर वाला निकल गया। 3 कार्बन थे, पहले नंबर पे जो लगा था फास्फोरिक एसिड वो निकल गया, फॉस्फेट निकल गया यहां पे। और तीसरा वाला बचा, तो नाम क्या हो गया 3PGA। 20 का मतलब 2, अब बचा 1, पहला वाला निकल गया, बचा 3PGA। तो देखिए जरा, यहां पे जब एक फॉस्फेट निकला तो फॉस्फेट ADP ने लिया और बना दिया ATP। अब फिर देखिए 3PGA था, तीसरे नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ था, ठीक, पोजीशन चेंज हो गई, सेकंड नंबर पे आ गया, 2PGA हो गया। फिर यहां से बच्चों 2PGA से बना 2PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। PGA का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बना 2PEP, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अभी भी फॉस्फेट लगा हुआ सेकंड नंबर पे। अब फिर यहां पे फॉस्फेट निकल गया, फॉस्फेट निकला, ADP ने लपक लिया और ADP ने ले लिया फॉस्फेट और बना दिया ATP और बन गया पायरुविक एसिड। तो जरा गौर करिए, सेम रिएक्शन इधर चलेगी इसी तरह से। यहां पर भी बच्चों इसी तरह से NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा, यहां पर भी इसी तरह से ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में इसी तरह से यहां पर भी ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा। अब जरा गौर करिए बच्चों, पूरी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जहां पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही होगी वहां पे एंजाइम का नाम होता है डिहाइड्रोजनेस, और जहां पे ATP बन रहा हो या खर्च हो रहा हो वहां पे एंजाइम का नाम हमेशा होगा काइनेस। तो देखिए जरा, इस जगह पर यहां पर एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेस। इसी तरह यहां पर भी एंजाइम का नाम वही रहेगा, डिहाइड्रोजिनेस। देखिए यहां पे ATP बन रहा है तो इस जगह पर एंजाइम का नाम होगा काइनेस। 3PGA से 2PGA बना, फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई और चेंज को हम लोग अपनी बायोलॉजी में चेंज, कोई भी चीज चेंज हो रही तो उसको हम लोग पढ़ते हैं म्यूटेशन। तो यहां पे एंजाइम भी उसी से मिलता जुलता आ गया, उसका नाम रखा गया म्यूटेस। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना तो यहां पे एंजाइम का नाम रखा गया इनोलेस। और आखिरी में देखिए जरा, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर भी एंजाइम का नाम हुआ काइनेस। अब देखिए जरा, सारे एंजाइम हो गए आपके। डिहाइड्रोजिनेस वही एंजाइम यहां पर भी होगा, काइनेस यहां पर भी काइनेस होगा, म्यूटेस हो गया यहां म्यूटेस होगा, इनोलेस हो गया यहां पर भी इनोलेस होगा, काइनेस है यहां पर भी काइनेस है। तो बच्चों देखिए जरा, एक फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के ब्रेकडाउन हुआ, 2 कंपाउंड बने 3PGL और 3DHAP, और ये पूरी रिएक्शन की सीरीज है बच्चों। 10 रिएक्शन का पूरा ये सेट होता है, मैं बताऊंगा भी आपको। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई और 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनिए बच्चों, आप देखिए जरा, डायरेक्ट ATP कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 ATP डायरेक्ट बने। अब ATP की कैलकुलेशन को जरा समझिएगा, 4 ATP आपके डायरेक्ट बने और 2 ATP खर्च हो गए तो बच्चे कितने, 2। और जब डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और बच्चों जब NAD से NADH2 बना और इस NADH2 के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ETS में जाएंगे, वहां जाके फिर मैट्रिक्स में NADH2 बन जाता है, फिर NADH2 ब्रेक होता है NAD में और 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिए जरा, ये मैं पढ़ाऊंगा भी आपको ETS के थ्रू कि यहां पर इस तरह से 3 ADP से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है।
तो एक NADH2 NADH2 चेंज हुआ, NADH2 वापस NAD में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट कंपोनेंट से होते हुए आखिरी में ऑक्सीजन के पास जाते हैं और H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तब रास्ते में 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो 3 ATP ये और 3 ATP ये कितने हो गए? 6 ATP। ये जो 6 ATP बने ETS के थ्रू बने, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और जो डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इस बात को जरा गौर करिएगा कि जो ETS के थ्रू ATP का फॉर्मेशन है वो है आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, वो है आपके 6। तो देखिए जरा मैं यहां लिखता भी जा रहा हूं, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी ETS के थ्रू वाला जो है वो है 6 ATP, और जो डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन है, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन है जिसे आप कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, उससे बने 4 ATP। ठीक, तो टोटल हो गया आपका नेट, जो टोटल गेन हुआ ATP का वो 10 है, लेकिन 2 खर्च हो गए, तब कितने बचे? 8। बच्चों अक्सर बच्चे मेरे पास सवाल लेके आते हैं रेस्पिरेशन में, सर बताइए कहीं 36 लिखा होता है तो कहीं 38 लिखा होता है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मैं जो आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं 38 के रिस्पेक्ट में है। तो देखिए जरा यहां पर 2 ATP आपके खर्च हो गए थे, -2 ATP, तो ये आपका बचा 8 ATP। तो देखिए जरा ये 8 ATP है, और 2 ATP कौन से खर्चा हो गए थे? जो डायरेक्ट 4 बने थे उसमें से 2 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 8 ATP। यानी पूछा जाए अगर आपसे कि बताइए नेट गेन कितना हुआ, तो आप बताएंगे 8। टोटल गेन कितना हुआ? 10। सबस्ट्रेट लेवल से कितने बने? 4। वही 2 खर्चा हो गए तो कितने बचे? 2। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से कितने बने? 6 और 2 जो बचे आपके वो क्या हो गए? 6 2 8। तो बच्चों ये मामला तुम्हारा ATP का कैलकुलेशन का कंप्लीट हुआ। इसके अलावा देखिए जरा 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, जरा उनको देखिए। बच्चों इसमें जो है ATP में अगर आपसे पूछा जाए, 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा जी ATP में। यहां मैं बना के समझाता हूं आपको, ब्लॉग बना के। देखिए जरा 2 इंपॉर्टेंट बातें कि अल्टीमेट हमें मिला क्या ग्लाइकोलिसिस में, यानी हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए जरा एंड प्रोडक्ट की बात आपसे पहले कर रहे हैं। एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, एंड प्रोडक्ट वो क्या है? पहली बात तो ये है 2 पायरुविक एसिड है। आप देखिए साहब 2 पायरुविक एसिड है ये, ठीक। इसके अलावा 4 ATP डायरेक्ट बने तो 2 खर्चा हो गए तो 2 ATP हो गए, 2 ATP हो गए। इसके अलावा 2 NADH2 हो गए, 2 NADH2। यानी कभी आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बताइए, तो आप बताओगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच का मतलब 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP और 2 NADH2। फिर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, की प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलिसिस का, मेन प्रोडक्ट क्या है जिसकी वजह से अब रिएक्शन आगे चलेगी, तो की प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप बताएंगे पायरुविक एसिड। एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 2 मॉलिक्यूल, और की प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? पायरुविक एसिड। तो बच्चों ATP कैलकुलेशन की बात हो गई, एंजाइम की सारी बात हो गई, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात हो गई, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की बात हो गई। तो बच्चों इस तरह से जो है ये आपका ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गया। एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए जरा बच्चों इसमें जो है आपके फ्रक्टोज, सबसे पहले शुरू से चलते हैं। पहली बात तो ये कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन होती है। ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था एमिडेन मेहरा फ्रांस पाथवे ने, फ्रांस ने, तो इसको हम लोग EMP पाथवे भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शन का पूरा सेट होता है। हाँ एक बात और आपको बतानी थी, देखिए जरा ये 3PGL और 3DHAP भी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ये देखिए जरा। और बच्चों जब ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं तो यहां पे एंजाइम का नाम होता है ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। देखिए जरा ट्राइयोस
ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो देखिए जरा, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जो मैं बात बता रहा था आपको कि ग्लाइकोलिसिस में ये साइटोप्लाज्म में होती है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक एनारोबिक में कॉमन होता है। इसका जो पहला फेज है वो है फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर। फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर में ग्लूकोज प्लस एटीपी इज इक्वल टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसमें जो इंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटरचेंज होता है आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, वहाँ पे जो इंजाइम है उसका नाम होता है फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज। फिर उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी ये बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ग्लूकोज फ्रक्टोज के पहले नंबर के छठे कार्बन से कार्बन लगा होने की वजह से इसको कहलाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। सेकेंड फेज में आते हैं हम लोग तो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एल्डोलेज के एंजाइम में इसने दो कंपाउंड बनाए 3-3 कार्बन वाले, इसका नाम है 3PGL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम है 3DHAP डाइहाइड्रॉक्सीसीटोन फॉस्फेट, और ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। उससे एंजाइम का नाम है ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। फिर देखिए 3PGL से 1,3-bis-PGA बना, 1,3-bis-PGA से 3PGA बना, 3PGA से 2PGA, 2PGA से PEP और PEP से पायरुविक एसिड बना। रिएक्शन को जरा गौर से देखिए बेटा जी, इसमें रिवर्सेबल है, इसमें रिवर्सेबल है, इसमें रिवर्सेबल है। ये वन साइडेड रिएक्शन, इसका मतलब है कि PGA और हमारे पायरुविक एसिड जो होते हैं स्टेबल कंपाउंड है। जब आपका 3PGL से 1,3-bis-PGA बनता है तो यहाँ पर एक NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजनेस। जब आपके 1,3-bis-PGA जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है इसके पास दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, दो फॉस्फेट लगे, एक फॉस्फेट इसका हट जाएगा, जो हटेगा फर्स्ट नंबर कार्बन वाला फॉस्फेट हटेगा, और वो फॉस्फेट हट के ADP ले लेगा तो बना देगा ATP। यहाँ पे एंजाइम का नाम हो जाएगा काइनेस। फिर देखिए जरा 3PGA तीसरे नंबर के कार्बन से फॉस्फेट अभी भी लगा हुआ है, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, सेकंड नंबर के कार्बन से लग जाएगा तो यहाँ पे एंजाइम का नाम हो जाएगा म्यूटेस। 2PGA से फिर बनेगा 2PEP फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर इससे बनेगा आपका पायरुविक एसिड, यहाँ पे एंजाइम का नाम है इनोलेस, यहाँ पे एंजाइम का नाम है काइनेस। जो 2PEP जो सेकंड नंबर के कार्बन से जो फॉस्फेट लगा था वो यहाँ से हट जाएगा, ADP ले लेगा, बना देगा ATP, और इस तरह से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से रिएक्शन ये चलेगी। तो अल्टीमेट देखिए जरा, एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और बच्चों ये जो ATP बन रहे हैं आपके 4 ATP जो होते हैं डायरेक्ट बनते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो आपका NAD से NADH2 बना था, ये NADH2 जो होता है वापस फिर NAD में जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हुए ETS के थ्रू जाते हैं, वहाँ पर 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इस जगह पर जो है 3 ADP से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है थ्रू द ETS। ये ETS के थ्रू काम होगा, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। जब ETS के थ्रू ATP का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और जो डायरेक्ट ATP बनता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 6 ATP बनेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 ATP बनेंगे। टोटल ATP का फॉर्मेशन 10 हुआ। 2 ATP हमारे खर्च होते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर में पहली रिएक्शन में, तो हमारे पास 8 ATP बना। फिर देखिए जरा, ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो दो मॉलिक्यूल हर एक के हैं, पायरुविक एसिड 2 ATP और 2 NADH2, और जो की प्रोडक्ट होता है वो होता है इसका पायरुविक एसिड। तो बच्चों ये ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको पढ़ाया, ये ग्लाइकोलिसिस जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। और मैंने आपसे कई बार कहा कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा फेज है जो दोनों में कॉमन होता है, एरोबिक और एनारोबिक में। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया भी AMP पाथवे कहलाता है, इमीडिएट मेयर ऑफ ट्रांस पाथवे। 2 फेज में इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, एक होता है फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर, एक होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब बेटा जी ये पायरुविक एसिड जो है बनने के बाद थोड़ा सा आपको आगे की बात बता दें कि जैसे देखिए जरा, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से ये पायरुविक एसिड बना। ये पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन में सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन दिखलाई पड़ी, इस पायरुविक एसिड को अगर सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन दिखलाई पड़ी तो ये पायरुविक एसिड खुशी खुशी जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में कूद जाएगा, और आगे का प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल और ETS शुरू हो जाएगा। अगर इसको पायरुविक एसिड को जरा गौर करिएगा, इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिली तो यहीं पे चालू हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड सीधे अब कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। अगली हेडिंग है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, उसके बाद क्रेब्स साइकिल और उसके बाद ETS।
ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए इसको। ओके, थैंक यू।